प्रोग्राम आपकी सेहत के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं रुखसाना कौसर और डॉक्टर मोअज़्ज़ज़, आप इनको जानते हैं, माहिर नफ्सियात, हमारे साथ बहुत से टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं, बहुत से टॉपिक्स पे आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचा चुके हैं। आज की हमारी डिस्कशन होगी स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर के हवाले से। मोअज़्ज़ज़ साहब, वेलकम बैक टू आवर प्रोग्राम वंस अगेन। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये बताइएगा कि ये हमारा जो आज का टॉपिक है, इसका मतलब क्या है? मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी या लर्निंग डिसऑर्डर क्या है, क्या प्रॉब्लम है? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने दोबारा मुझे इस प्लेटफॉर्म से आगाही के मुख्तलिफ प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया मोअज़्ज़ज़ साहब, जो आप टाइम निकालते हैं हमारे व्यूवर्स के लिए, ताकि उनकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स हैं, ये एक बहुत मुफीद और बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके बारे में मोस्टली लोगों के पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो हमारे इस प्रोग्राम के तवज्जुह से बहुत से लोगों को पता चला है कि ये एक प्रॉब्लम होता है और हमारे पास इसकी ट्रीटमेंट के मौके मौजूद हैं। जी बिल्कुल, ऑलवेज प्लेजर। ओके, तो हम बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक के हवाले से कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। इसका नाम हम स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के नाम से भी ले सकते हैं। मोस्ट कॉमनली लर्निंग डिसेबिलिटी भी कहा जाता है। सही। सो जैसा कि नाम से जाहिर है कि लर्निंग डिसऑर्डर यानी कि लर्निंग में किसी भी पर्सन को अगर डिफ़िकल्टी हो रही, कुछ नया अक्वायर करने में, रीडिंग में, राइटिंग में, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में, ये सारी चीज़ें जो कि हम लर्न करते हैं। और जब हम उसमें स्पेसिफिक का लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो ये क्लियर हो जाता है कि हर एक बात में प्रॉब्लम नहीं है। कुछ मखसूस चीज़ें हैं जिनमें लर्निंग के प्रोसेस में प्रॉब्लम आ रहा है। एग्जैक्टली। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें IQ का इशू नहीं होता। जिस भी पर्सन को ये डिसेबिलिटी है उसका IQ जो है वो लो नहीं होता, एवरेज एंड अबव एवरेज भी समटाइम होता है। अब हमारे पास बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं, आइंस्टाइन, एडिसन, जो कि वेल नोन साइंटिस्ट बने हैं। सही। उनके IQ का इशू नहीं था, लेकिन उनको लर्निंग में डिफिकल्टी होती थी, वो लर्न नहीं कर पाते थे। तो आगे मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि किस तरह से हम इसको जो है वो देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें जो कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं अगर कोई बच्चा लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ। हम नॉर्मल लाइफ में देखते हैं कि हर एक चीज़, मोस्टली ये कहा जाता है कि हर एक इंसान हर बात में बराबर नहीं है। ठीक है, वही चीज़ उसमें आ जाती है कि कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जो एक बंदा कर सकता है, जो चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप कर सकते हैं, वो मैं कोशिश करके भी मैं नहीं कर सकती। हमें लर्निंग डिसऑर्डर की या स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो हैं उनकी इकसाम होती हैं आपके, या अलग, या एक ही तरह का सारा प्रॉब्लम होता है? लर्निंग डिसऑर्डर की सब टाइप्स भी हैं, जिसमें सबसे जो कॉमन है वो 3 तरह की हैं। सही। नंबर 1 पे है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें किसी भी इंडिविजुअल को, किसी बच्चे को रीडिंग में प्रॉब्लम होती है, कंप्रीहेंड करने में। उसके सामने जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो उसको रीड नहीं कर सकता। उसकी फ्लुएंसी इतनी नहीं होगी जितनी कि हम किसी भी टेक्स्ट को पढ़ के कंप्रीहेंड कर लेते हैं, उसको याद कर लेते हैं या उसको रीड कर रहे होते हैं। उन बच्चों को डिफिकल्टी होती है रीडिंग में, इसको कहते हैं डिसलेक्सिया। सही। ठीक है, आपने मूवी भी देखी होगी तारे ज़मीन पर, उसमें बच्चे के साथ क्या डिफिकल्टी थी, उसको पढ़ने में प्रॉब्लम थी। सही। ठीक है, तो आप रिलेट कर सकते हैं। उस मूवी से आपको एक बहुत अच्छा मैसेज मिलता है कि इस तरह का प्रॉब्लम होता क्या है और उसकी मैनेजमेंट कैसे हो सकती है, एक टीचर ने किस तरह से अपना रोल प्ले किया और उसको मैनेज किया। ओके, वापस आते हैं हम अपने टॉपिक पे। अच्छा, सेकंड टाइप जो है वो है डिसकैलकुलिया, यानी कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम। जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि किसी भी पर्सन को अगर मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट समझने में, अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करने में प्रॉब्लम है, उसको काउंट करने में प्रॉब्लम है, अगर कोई पर्सन गिनती उसको अगर याद करवा दी है, वो 1 to 10 तक तो काउंट कर सकता है, अगर रिवर्स में उसको काउंट करने के लिए कह देंगे तो वो नहीं कर पाएगा। तो इस तरह की इंडिकेशंस होती हैं। वो टेबल्स नहीं याद कर पाते। फिर उसके अलावा उनको शॉप पे अगर भेज दिया जाए कि आप ये चीज़ खरीद के ले आएं, तो जितने हमने पैसे उसको दिए हैं उसको ये आइडिया नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या है, सही, मुझे रिटर्न में कितने मिलेंगे, और जो चीज़ मैं लेने जा रहा हूँ इसकी वैल्यू कितनी है,
ये कितने की चीज है, कितना पे करना है और कितना रिटर्न वो बाय भी नहीं कर सकते आसान लफ्जों में। एग्जैक्टली। और थर्ड टाइप जो है वो है डिस्ग्राफिया। सही। डिस्ग्राफिया मीन्स कि किसी भी इंडिविजुअल को अगर राइटिंग में स्पेसिफिकली प्रॉब्लम है, उसकी लिखाई इस तरह से हमें नजर आएगी जैसे कोई मतलब पाँव से लिखाई की हुई है। ओके। ठीक है। सही। यानी कि इतनी वो पुअर राइटिंग होगी कि जिसने लिखा है वो खुद भी बाद में उसको रीड नहीं कर पाता, इतनी पुअर राइटिंग होती है। सो इसको हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। सो ये 3 कॉमन टाइप्स हैं लर्निंग डिसऑर्डर में। सही। और जब भी डायग्नोसिस किया जाता है तो इसको रूल आउट किया जाता है कि कौन से लर्निंग डिसऑर्डर की कैटेगरी में कोई बच्चा फॉल कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी मैनेजमेंट की जाती है। ऐसा नहीं है कि एक डिसलेक्सिया के साथ है पर्सन और एक डिस्कैलकुलिया के साथ है, एक डिस्ग्राफिया के साथ है, सबके लिए ट्रीटमेंट प्लान सेम हो, ऐसा नहीं है। अच्छा, सबके लिए अलग अलग उसका मैनेजमेंट प्लान बनाया जाएगा। ठीक है। अच्छा मौजूद साहब, आपके कहने का मतलब ये है कि ये जो राइटिंग का इशू होता है, एक राइटिंग के इशू बहुत तरह के होते हैं, जिसमें जैसे हम मोस्टली देखते हैं कि डॉक्टर्स की आजकल एक कॉमन बात है, डॉक्टर्स की राइटिंग कभी समझ में नहीं आती। इज़ दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम, या कुछ और किस्म की राइटिंग्स होती हैं? फॉर एग्जांपल मेरे पास, जब मैं टीचिंग करती हूँ तो मेरे पास एक स्टूडेंट था जिसकी राइटिंग, जो ख़ास तौर पे उर्दू जब वो लिख रहा होता था तो वो एक वर्ड को उसने दूसरे के साथ, सीन को स्वाद के साथ जब उसने ज्वाइन करना तो उसने पहले बेबी सीन को सेपरेट लिखना है, फिर स्वाद को उसके साथ ज्वाइन करना, तो वो बहुत अजीब सी राइटिंग, कोई पता नहीं वो 2 लाइन्स पे लिख रहा है या बाज़ों का 3 लाइन्स पे चला जाता था, कुछ उसमें उसका कंट्रोल नहीं होता था। तो थोड़ा सा इसमें डिफाइन कर दीजिएगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर्स की राइटिंग के ऊपर काफ़ी कमेंट्स होते हैं, लेकिन वो राइटिंग ऐसी नहीं होती कि वो डॉक्टर खुद ना उसको पढ़ सके या जो फार्मासिस्ट है वो उसको रीड ना कर सके। इन बच्चों के साथ राइटिंग में प्रॉब्लम इस हद तक होता है, फॉर एग्जाम्पल इनको L लिखने में और 7 लिखने में नहीं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। सही। इनको और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं 6 और 9 में डिफरेंस नहीं होगा, समझ रहे? फाइन। तो इस तरह की मिस्टेक्स होती हैं जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं ना, ठीक है, वो उनको रिप्लेस कर जाते हैं। सही। समटाइम जहाँ पे उन्होंने C लिखना है वहाँ पे वो 7 लिख देंगे, जहाँ पे उन्होंने 6 लिखना है वहाँ पे 9 लिख देंगे, 9 की जगह पे 6 लिख देंगे। सो इस तरह की ओमिशंस भी समटाइम होती हैं स्पेलिंग्स में। उसके अलावा कुछ अल्फाज की जो सीक्वेंस है वो चेंज कर देते हैं। ठीक है। और स्पेलिंग्स की इनकी मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये चीज़ डिफ्रेंशिएट करती है एक प्रोफेशनल, जैसे हमने डॉक्टर की एग्जांपल देखी, या कोई भी स्टूडेंट है जो कि अपना होमवर्क और सारी चीज़ें कर रहा है और टीचर उसको रीड कर पाता है, वो हम डिसऑर्डर नहीं उसको कहेंगे। सही। ठीक है। डिसऑर्डर का प्रॉपर एक क्राइटेरिया है जो कि हम डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल 5th वर्जन है उसके साथ हम मैच करते हैं। ठीक है। कि इस डिसऑर्डर की ये कंडीशंस हैं, ये अलामात हैं, ये अगर मैच कर रही हैं तब हम डिसऑर्डर कहेंगे। सिर्फ पुअर राइटिंग के ऊपर किसी को हम डायग्नोज नहीं कर सकते, उसका प्रॉपर एक क्राइटेरिया है। ओके। मर्ज़ा साहब, एक बात और मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करना चाह रही हूँ। कुछ लोग जब हम बैंक्स में जाते हैं या वैसे नॉर्मल, अगर हम राइटिंग, जब हम बात राइटिंग की कर रहे हैं तो थोड़ा सा मैं इसको चाह रही हूँ कि हम थोड़ा क्लियर कर लें। कुछ लोगों का सिग्नेचर का प्रॉब्लम होता है, ठीक, सम टाइम उनके सिग्नेचर्स ठीक होते हैं, टैली कर रहे होते हैं, बस सम टाइम वो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा होता है। और क्या हम उसको कोई मेंटल प्रॉब्लम कह सकते हैं, या जिस तरह से हम लर्निंग डिसऑर्डर वाला, या इसकी कोई किस्म कह सकते हैं, या वो वक्ती तौर पे कोई फेज़ होता है इंसान का, इस तरह का कोई प्रॉब्लम होता है, उसको हम क्या कहेंगे? इसमें डिपेंड करता है कि और भी काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अगर तो कोई प्रॉब्लम है, मतलब सिर्फ सिग्नेचर करने में प्रॉब्लम है या उसकी डेली लाइफ में कहीं और भी राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। अगर राइटिंग का इशू है उसको, तो वो मल्टीपल सेटिंग्स में होगा। फाइन। वो सिर्फ स्पेलिंग साइन करने के लिए नहीं होगा, ठीक है। और वैसे भी बैंक सेटिंग में कि अगर हम एग्जांपल लें तो वो मल्टीपल सिग्नेचर लेते हैं, वो एक ही साइन पे इक्तफा नहीं कर रहे होते। सही। उन्होंने वो फीड किया होता है अपने सिस्टम में, सो वो उसको रिकग्नाइज कर लेता है कि ये सिमिलर मतलब हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। लेकिन ये सिग्नेचर के अलावा भी अगर राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, सो इट कुड बी अ इंडिकेशन कि ये डिस्ग्राफिया हो सकता है। तो उसके लिए प्रॉपर हमें
प्रोफेशनल से डिस्कस करना होता है, साइकोलॉजिस्ट के पास हमें रेफ़र किया जाता है कि वो एक प्रॉपर असेसमेंट करे जिसमें वो सारी डोमेन्स को चेक करे। आईक्यू लेवल उसमें चेक किया जाता है, उसमें बाकी डोमेन्स जो हैं जो उसकी डेली लाइफ फंक्शनिंग है उनको देखा जाता है, उसके बाद डायग्नोज किया जाता है। सही, मतलब अगर कोई इंसान जो है वो उसके हकीकत में नॉर्मल लाइफ में भी अगर उसका टाइम टू टाइम चेंज आ रहे हैं राइटिंग वर्क में, या कुछ चीज़ें वो जो है वो भूल रहा है बार बार, तो क्या वो कोई किसी बीमारी की तरफ या किसी प्रॉब्लम की तरफ इशारा है? थोड़ा सा बस शॉर्ट वर्ड्स में हमें बता दें ताकि माइंड जो है वो क्लियर हो जाए। जी बिल्कुल। ये अगेन जैसे मैंने पहले बताया कि किसी भी डिसऑर्डर का जब हम क्राइटेरिया देखते हैं ना, तो उसकी टू द पॉइंट सिम्टम्स और वो चीज़ें मेंशन होती हैं कि ये चीज़ें अगर होंगी तब ये डिसऑर्डर है। सही। सिर्फ एक दो अलामत देख के हम डायग्नोज नहीं कर सकते। ठीक है। और जो लोग मेंटली अपसेट होते हैं, उनके साथ लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहे होते हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम हो सकता है? पॉसिबिलिटी है बिल्कुल। अगर आपके माइंड में कोई स्ट्रेस, कोई टेंशन किसी और वजह से है तो उसकी वजह से आपकी फंक्शनिंग ऑब्वियसली इफेक्ट होती है। ठीक है, सही। काइंडली थोड़ा सा ये एलडी का जो प्रॉब्लम है या लर्निंग डिसऑर्डर का जो प्रॉब्लम है उसकी वजूहात पे थोड़ा और डिटेल से अगर आप हमें बता दें। जी बिल्कुल। लर्निंग डिसेबिलिटी या लर्निंग डिसऑर्डर जो है, इसकी कोई स्पेसिफिक रीज़न अभी तक सामने नहीं आई कि रिसर्चर्स कहें कि सिर्फ एक यही वजह है। इसी वजह से इनका ट्रीटमेंट नहीं बल्कि मैनेजमेंट की जाती है, क्योंकि अभी तक उनकी रूट कॉज का ही नहीं पता। तो इसमें नंबर 1 पे जेनेटिक फैक्टर, सही, जीन्स के थ्रू भी ये ट्रांसमिट हो जाती है। फैमिली में अगर किसी को है, वालदा वालिद या दादा दादी नाना नानी, इसके अलावा सिबलिंग्स में से अगर किसी को है तो चांसेस होते हैं कि नेक्स्ट जो चाइल्ड है उसमें ये पॉसिबिलिटी है। उसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। इन्वायरमेंट में कोई ऐसा टॉक्सिक जो है वो पोल्यूशन है किसी किस्म की, पानी जो है या किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी खास चीज़ से, जैसे एलर्जी हम अक्सर बोलते हैं, एलर्जी का वर्ड हम यूज़ करते हैं, तो वो अगर कोई चीज़ उनको जिससे एलर्जी है वो चीज़ उनके माहौल में शामिल हो जाती है। एलर्जी एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन इसका असर जो होता है ना, जो भी इन्वायरमेंट का होता है वो आपके ब्रेन पे हो रहा होता है। एलर्जी एक फिजिकल सिम्टम के तौर पर आती है। सो मुख्तलिफ किस्म की आपकी जो पोल्यूशन में जो चीज़ें होती हैं, केमिकल्स होते हैं, वो अगर इनटेक हो रहा है बार बार, आप पानी ऐसा पी रहे हैं जिसके अंदर डिफरेंट केमिकल्स मिक्स हुए हुए हैं, तो आप फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अगर उसका यूज़ कर रहे हैं, आपके खाने में भी वही इस्तेमाल हो रहा है, अब हवा जो है उसमें इस तरह का धुआं है, गर्द है, उसके अंदर कुछ केमिकल्स मिक्स हुए हुए हैं, इंडस्ट्री एरिया में आप रहते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके बॉडी का पार्ट बनती जा रही हैं ये सारी चीज़ें। तो अल्टीमेटली ये आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग को भी इफेक्ट कर सकती है। बिल्कुल। उसके अलावा हम अगर बात करें तो जो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो हम एक अच्छा वाला इतना महंगा पानी जो हम प्योरीफाइड लेके पी रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में हम बड़े एक स्टैंडर्ड पे जा रहे हैं कि हम एक अच्छा पानी पी रहे हैं, आप कहना चाह रहे हैं कि वो हमें मुसलसल इस्तेमाल उसका जो है वो हमें बीमारियों की तरफ लेके जा रहा है? नहीं, ये जो पानी है ये एक डिफरेंट चीज़ है। ठीक है। मेरा बात करने का मकसद ये था कि जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं नल का या जो भी हमने मोटर लगाई हुई है, मिनरल वाटर की तरफ जा रहा है। मिनरल को एक स्टैंडर्ड उसका होता है और उसके अंदर जो भी मिनरल्स शामिल होते हैं वो तो आपकी हेल्थ के लिए ज़ाहिर रिसर्च बेस्ड हैं, उनका कोई हार्म नहीं, मतलब आपकी बॉडी पे आपके ब्रेन पे नहीं हो रहा होता। लेकिन जो गंदा पानी है, खराब पानी है, अगर वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके नुकसान आते हैं। ठीक है। और इसके अलावा एक दो चीज़ें और मैं ऐड करना चाहूँगा कि पैदाइश के वक्त या पैदाइश से पहले भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से लर्निंग डिसऑर्डर हो। फॉर एग्जांपल, अगर वालदा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई ऐसी मेडिसिन ले रही हैं, उसका असर भी हो सकता है फीटल के ऊपर, यानी बच्चे की सेहत के ऊपर के वो बड़ा होगा उसके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी हो। अगर प्री मैच्योर बर्थ है यानी वक्त से पहले अगर पैदाइश है बच्चे की, तो ये भी वजह हो सकती है। उसके अलावा पैदाइश के बाद भी अगर कोई हेड इंजरी हो जाती है, सर पे अगर चोट लग जाए ना किसी भी पर्सन को, तो ये भी लीड कर सकती है लर्निंग डिसऑर्डर को। सो ये कुछ ऐसी
कह लेंगे रिसर्च Reasons है बेस्ड कुछ, ऐसी हैं सही। इंडिकेशन के कहा जा सकता है कि इनमें से कोई वजह हो सकती है, लेकिन कोई एक सिंगल कॉज अभी तक सामने नहीं। सही। लर्निंग डिसऑर्डर का जो प्रॉब्लम है, इसका कोई इलाज है या कोई तरीका इलाज? जी बिल्कुल। ओके, लर्निंग डिसऑर्डर की मैनेजमेंट या उसके ट्रीटमेंट की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला स्टेप आता है असेसमेंट, सही। यानी उसका प्रॉपर डायग्नोसिस करना ज़रूरी है कि प्रॉब्लम है क्या तो कौन सी है, सही, और किस लेवल किस की है। लेवल की है। ठीक है, ठीक है। ये पहला स्टेप है। सही। असेसमेंट होने के बाद जब रिपोर्ट आ जाती है हमारे पास, फिर दूसरा स्टेप आता है उसका ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है। इसको IEPB कहा जाता है, सही। जिसको हम इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान कहते हैं। ठीक है, सही। इंडिविजुअलाइज्ड मीन्स कि कोई भी पर्सन जो लर्निंग डिसऑर्डर के साथ है वो एक डिफरेंट इंडिविजुअल है एज कंपेयर टू बाकी डायग्नोज्ड लोगों से। सही। इस बच्चे का स्पेसिफिकली इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंगली बनाया जाएगा प्लान। ठीक है, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स, हर बच्चे का मैनेजमेंट प्लान या ट्रीटमेंट प्लान दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ होगा। बिल्कुल सही। ठीक है। सो IEP बनाने के बाद हमारे पास एक प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट आ जाता है कि हमने इस चीज़ को लेके चलना है, जो कि अल्टीमेटली इसके जो भी सिम्टम्स हैं उनको ओवरकम करने में हेल्प आउट करेगा। ठीक। उसके अलावा टीचर्स का रिपोर्ट जो रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, टीचर्स जितनी रैपो बिल्ड करेंगे बच्चे के साथ, उसकी सेल्फ स्टीम को बूस्ट करेंगे। जैसे पहले हमने बात की कि तारे ज़मीन पर अगेन एग्जाम्पल आती है, क्योंकि ये आमतौर पे अक्सर लोगों ने देखी हुई है। सो इस मूवी में भी टीचर का रोल हम देख सकते हैं कि किस तरह से टीचर ने उस बच्चे के लेवल पे जाके सही उसको रीडिंग भी उसकी इम्प्रूव की, उसकी राइटिंग भी इम्प्रूव की, ओवरऑल उसको इस हद तक बना दिया कि वो स्कूल में compete करना शुरू हो गया। ठीक है, सो टीचर का रोल जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा कुछ ऐसी सपोर्टिव थेरेपीज होती हैं, ऐसी सर्विसेज होती हैं जो कि नीड बेस, यानी हर बच्चे को जरूरत नहीं है कि हर बच्चे को हम स्पीच थेरेपी दिलवा रहे हों, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजिकल थेरेपी, लेकिन ये हर बच्चे की नीड के अकॉर्डिंगली। ठीक है। समटाइम हमें अगर स्पीच में बच्चे के साथ इशू नज़र आ रहा है तो हमें स्पीच थेरेपी के लिए उसके सेशन दिलवाना पड़ते हैं। सही। बिहेवियर इश्यूज हैं साथ साथ, तो बिहेवियर थेरेपी उसके लिए ज़रूरी होती है। उसके अलावा ऑक्यूपेशनल थेरेपी, सही, फिजिकल थेरेपी, जिसमें बच्चे को कोई स्पोर्ट्स या कोई एक्सरसाइज की तरफ लेके जाया जाता है। ठीक है, सो ये कुछ सपोर्टिव जो है ना एक्सरसाइज भी करवाई जाती है। फिर उसके अलावा कुछ हम असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, आज के दौर में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, हम टैबलेट के थ्रू लिखवा सकते हैं, डिफरेंट गैजेट्स, डिफरेंट टूल्स अब आ चुके हैं मार्केट में कि ज़रूरी नहीं है कि हम पेंसिल के ज़रिए ही बच्चे को फोर्स करें कि नहीं आपने इसी से लिखना है। ठीक है, हमारे पास अल्टरनेटिव्स बहुत हैं। अगर बच्चे को रीडिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो हम उसके लिए कुछ ऐसी स्क्रीन, कोई ऐसे मल्टीमीडिया हम उसके लिए अरेंज कर सकते हैं कि बच्चे को जहाँ पे दिखाई भी दे रहा हो, ठीक है, जो भी लेसन या जो भी चीज़ हम उसको सिखाना चाह रहे हैं, और वो साथ में ऑडियो उसकी सुन भी रहा हो। ठीक। सो जब दो इनपुट्स आएंगे उसके पास तो वो बच्चा उसका माइंड जो है वो बेहतर अपने माइंड उसका जो है वो बेहतर एक पिक्चर बनाएगा। एग्जैक्टली, तो वो बच्चे के लिए इजी होगा उन चीज़ों को कंप्रीहेंड करना भी और सीखना भी, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इसमें बच्चा बोर नहीं होता। बच्चों का आज के हम देखें दौर में तो बच्चे तो इस चीज़ का एडिक्ट होते जा रहे हैं। सो इसी को अगर हम पर्पसफुली यूज़ करेंगे बच्चों की लर्निंग के लिए तो ये एक प्रोडक्टिव चीज़ होगी। सही। अच्छा मौज़ज़ साहब, यहाँ पे मैं एक बात का जिक्र करना चाहूँगी कि आज के दौर के जो बच्चे हैं उनमें आप मोस्टली बच्चों में देखेंगे ना तो राइटिंग से उनकी जान जाती है। मोस्टली बच्चों का यही प्रॉब्लम है, उनको कॉपी और पेन नहीं चाहिए है किसी भी सूरत में। आप उनसे जितना मर्जी दुनिया जहान की किताबें उनको याद करवा दें, वो याद करेंगे और सुना देंगे, लेकिन राइटिंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बच्चों में होता है। कोई उसकी रीज़न कुछ बताना चाहेंगे या ये एक आजकल नॉर्मल बात है? देखें, हर इंसान की कोशिश होती है कि वो कंफर्ट जोन में रहे, उसको कोई एफर्ट ना करनी पड़े। अगर आप बॉल पेन से लिखते हैं तो उसमें एफर्ट ज़्यादा लगती है। अच्छा। अगर हम स्क्रीन के ऊपर जस्ट विद फ्यू क्लिक्स
टाइप कर सकते हैं, ठीक है। अब तो ऐसे लेटेस्ट मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर आ चुके हैं कि आप एक लाइन उसमें लिखते हैं, चैट जीपीटी है, एक सेंटेंस आप उसको लिख के दे दें, वो उसके ऊपर पूरा एक ऐसे या एक पूरी स्टोरी लिख के दे देता है। सही। पूरे टॉपिक का वो सारी टू द पॉइंट आपको टेक्स्ट लिख के दे देता है। सही। सो आने वाले वक्तों में हो सकता है कि हमें राइटिंग की ये जो आज नीड महसूस होती है ये रिप्लेस कर दे ये हमारी आज की टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। सो हमें वक्त के साथ साथ इन चीज़ों को भी अडेप्ट करना चाहिए। लेकिन जब हम बात करते हैं डिसऑर्डर की तो बच्चे की प्रॉब्लम को देखना होता है कि अगर बच्चा लिख नहीं सकता तो ये उसकी मेंटल एबिलिटी में इशू है। ठीक है, ठीक है। उसको इधर भी इशू हो रहा होगा, ये नहीं है कि वो इसके ऊपर बिल्कुल अच्छा परफॉर्म कर ले, मैथ कर सकता है इसके ऊपर, और वैसे उसको मेंटल कैलकुलेशंस जो हैं 2+2 इवन सिंपल जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो उसको नहीं करना आते, तो यहाँ पे जो है ना वो परफॉर्म कर लेगा। सही। ऐसा नहीं है, उनको हर लेवल पे डिफिकल्टी मतलब होती है। यहाँ पे भी बेशक यहाँ से आंसर आपको आना है, Yes. लेकिन कमांड तो आपके माइंड में ही देनी है। बिल्कुल, और वो लर्निंग का ही इशू है जिस मौजू पे हम बात कर रहे हैं, उनको यही चीजें लर्न करने में तो प्रॉब्लम आ रही होती है। जब आपका माइंड वो चीज आपके माइंड जो है वो निकालेगा, तभी आप उसका जो वो आउटपुट है वो कंप्यूटर पे, मोबाइल पे, लैपटॉप पे दे पाएंगे। एग्जैक्टली। इन बच्चों को बार बार इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। उनको एक चीज जो हमने सिखानी है उसके लिए मल्टीपल टाइम्स हमें वो बाकी बच्चों की निस्बत कई दफ़ा उनके सामने वो चीज़ रखनी होगी, क्योंकि उनको याद नहीं रहता, क्योंकि वो कंप्रीहेंड नहीं कर पा रहे, स्टोर नहीं कर पा रहे। तो इस वजह से हमें एफर्ट भी ज़्यादा इन बच्चों के साथ है। सही। मज़े साहब, ये जो प्रॉब्लम है लर्निंग डिसऑर्डर का, इसका इलाज करने में कौन कौन से लोग जो हैं वो ज़रूरी होते हैं या मददगार होते हैं इसके? क्योंकि इलाज तो नहीं है, मैनेजमेंट है, और मैनेजमेंट में डेफिनेटली साथ में हेल्पर्स चाहिए होते हैं। तो कौन कौन से लोग हैं जो इसमें शामिल होते हैं? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं इलाज और मैनेजमेंट को थोड़ा सा ऑडियंस की अवेयरनेस के लिए थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। इलाज उसको हम कहते हैं जिसका यानी ट्रीटमेंट जिसकी हमें कॉज पता हो कि ये प्रॉब्लम है, इसकी ये कॉज है, तो उसके लिए मेडिसिन अवेलेबल हैं, हम वो मेडिसिन देते हैं तो वो इलाज हो जाता है, प्रॉपर ठीक हो जाता है, खत्म हो जाता है वो प्रॉब्लम। अब कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, मेंटल इश्यूज हैं जिनकी अभी तक कॉज ही नहीं फाइंड आउट कर सके, ठीक है। सो उसका हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस वर्ल्ड वाइड की जा रही हैं, उसके ऊपर रिसर्चेस की जा रही हैं कि इनके साथ बिहेवियर की जो बिहेवियर थेरेपी होती है, बिहेवियर अप्रोच होती है, उसके ज़रिए उन चीज़ों को सिखाया जा सकता है, ट्रेनिंग दी जा सकती है। सही। सो ये जो चीज़ें हैं ये मैनेजमेंट में आती हैं, ठीक है। तो मैनेज करने के लिए हमारे पास सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट का रोल है, फिर उसके अलावा न्यूरो साइकोलॉजिस्ट, सही, फिर उसके बाद टीचर्स, सही, पेरेंट्स, ठीक है, और ख़ास कर जहाँ एजुकेशन की बात आती है तो वहाँ पे एक कॉम्पिटेंट स्पेशल एजुकेटर, सही, टीचर जो है स्पेशल एजुकेशन का टीचर जो है वो अपना रोल प्ले करेगा। बिल्कुल। तो एक कोलैबोरेटिव अप्रोच जो है उसके ज़रिए इन बच्चों की मैनेजमेंट की जाती है। कोई सिंगल पर्सन नहीं है कि वो साइकोलॉजिस्ट है, उसके पास बच्चा जा रहा है तो वो ठीक हो जाएगा। मल्टीपल डोमेन्स में काम करना होता है, इसलिए पूरी एक प्रोफेशनल्स की टीम जब बच्चों के साथ काम करती है तो उसके बाद हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। सही। व्यूअर्स, यहाँ पे हम बात करेंगे, जैसे कि मौजूद साहब ने अभी जिक्र किया, तारे ज़मीन पर डिसेबिलिटी या कहीं पे भी आपके बच्चों में कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो जिस तरह वहाँ पे माँ बाप ने बच्चे को, जो हमारा एक आम तौर पे हमारा एक रवैया होता है, हम ताने देना शुरू कर देते हैं, पता नहीं समझ में नहीं आता ख़ानदान में किस पे चला गया। तो समझने की कोशिश करें, वो ख़ानदान पे में किसी पे नहीं गया, उसके एक छोटा सा प्रॉब्लम है जिसको आप प्यार से, आप थोड़ा सा तवज्जो दे के आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पे ये बात भी करना ज़रूरी है, आप इस बात को भी समझें, जैसा हम लोगों ने स्टार्ट में जिक्र किया कि हर बच्चा जो है वो एक जैसा नहीं होता,
कुछ बच्चे जो होते हैं उनका जो लर्निंग का प्रोसेस होता है वो बहुत बेहतरीन होता है, कुछ बच्चों का राइटिंग बहुत बेहतरीन होती है, कुछ आर्ट में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ म्यूज़िक में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बहुत अच्छे प्लेयर्स होते हैं। तो हर इंसान की अपनी अपनी अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। उन क्वालिटीज़ को पहचानें और किसी एक कमी के बायस अपने बच्चों को इस तरह से डिसअपॉइंट ना करें। बच्चों को डिसअपॉइंट कभी ना करें, बच्चों का कंपैरिजन दूसरों के साथ, दूसरे बच्चे के साथ कभी ना करें। सिचुएशन जो भी है, वो उनका बिहेवियर डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर है, या फिर फॉर द टाइम बीइंग बच्चे कुछ इस तरह का प्रॉब्लम जो है वो आपको दिखा रहे हैं। बच्चों के साथ मिसबिहेव कभी ना करें, उनको कंपेयर दूसरों के साथ ना करें। हर बच्चे की अपनी शख्सियत है, हर इंसान की अपनी शख्सियत है। छोटी छोटी बातों को जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। कंक्लूड करने से पहले मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा कि इस चीज़ की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। कोई भी अगर कंडीशन बच्चे के साथ इस तरह की है तो पेरेंट्स और टीचर्स का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो आप उसका कंपैरिजन शुरू कर देंगे या डांटना शुरू कर देंगे तो खौफ की वजह से बच्चे के अंदर जो एबिलिटी है वो भी दब जाएगी। सही, ठीक है। अगर बच्चे को आप एक्सप्लोर करने का मौका देंगे, उसका टैलेंट, उसका जो पोटेंशियल है जिस चीज़ में, वो अगर एक्सप्लोर नहीं होगा तो अल्टीमेटली वो एक बच्चा जो है वो अपने जिस लेवल पे है उससे भी नीचे चला जाएगा। एक कोटेशन मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, पेरेंटिंग स्टाइल कैन मेक अ चाइल्ड मेंटली स्ट्रॉन्ग। सही, सही और स्ट्रॉन्गली मेंटल। सुपर। वालिदैन का रोल जो है वो एक नॉर्मल बच्चे को भी ज़हनी तौर पे माजूर कर सकता है। सही। और वालिदैन का रोल ही एक ज़हनी तौर पे माजूर बच्चे को ज़हनी तौर पे एक साइंटिस्ट, जीनियस बना सकता है। कैसे? हमारे सामने दुनिया में बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं। एडिसन की एग्जांपल दी जाती है। ये ऐसा बच्चा था जिसको स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया, निकाल दिया गया, लेकिन उसकी वालदा ने उसके ऊपर एफर्ट की, उसको पढ़ाया घर पे, और वो बड़ा होके एक साइंटिस्ट बना जिसने ये लाइट इजाद की, बल्ब इजाद किया, जिसकी वजह से हमारी रात भी आज रोशन नज़र आती है। ये वो बच्चा है जिसको लर्न करने में प्रॉब्लम थी। लेकिन यहाँ पे अगेन जो हमने बात की ना कि मैनेजमेंट टीम है, मैनेजमेंट टीम में पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और तारिज़मीन की एग्जांपल में हम देखें तो वहाँ पे टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोनों। मौजूद साहब ने अभी फिर जिक्र किया एडिसन का, तो आप देख रहे होंगे मेरे फेस पे एक स्माइल है। बच्चे जब स्कूल जा रहे होते हैं तो एडिसन की और जो दूसरे हमारे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारी मिसालें वो आपको हर रोज़ देते हैं। सुबह में वो आपको कहेंगे, मामा पापा आपको पता है फ़लाँ हमारा जो जीनियस था, या आज आप जिसकी तारीफ़ें करते नहीं थकते, उसको स्कूल जाना पसंद नहीं था, वो कभी स्कूल नहीं गया था। तो उस वक्त आपको समझना चाहिए कि बच्चे को क्या आंसर आपने क्या करना है। तो आपके एक खूबसूरत से स्माइल के साथ अपने बच्चे को बताएं कि बेटा आप एडिसन नहीं हैं, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी रही है और अभी भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आपके स्कूल ना जाने की कोई ख़ास रीज़न है तो वो आप हमें बताएं कि क्यों नहीं आप जाना चाह रहे। होता है ऐसा, हर इंसान का दिल चाहता है कभी रेस्ट करने का। अगर आपको लगता है कि एक दिन की रेस्ट करने से आपके बच्चे का कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा और बच्चा ख़राब भी नहीं होगा, तो आप उनको रेस्ट दे सकते हैं। वही बात वहीं पे आ जाती है कि आपका बिहेवियर, आपका पेरेंटिंग स्टाइल जो है वो एक मेंटली डिस्टर्ब बच्चे को एक जीनियस बना सकता है, और आपका ही बिहेवियर जो है वो एक जीनियस को, उसकी ज़िंदगी जो है वो ख़राब कर सकता है, उसको ज़हनी तौर पर परेशान भी कर सकता है। छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। मुझे और मौजूद साहब को फ़िलहाल वक्ती तौर पे इजाज़त दें। हम फिर मिलेंगे किसी और प्रोग्राम के साथ, मज़ीद आपके लिए बेहतर इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे, और अपने कमेंट्स में हमें अपने प्रॉब्लम्स भी और हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। जब तक फिर मिलेंगे तब तक के लिए खुदा हाफिज़। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications.
Jesus is the light of the world.